Good morning class. Today I will discuss on cutting tool material. बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि कटिंग टूल मटेरियल कौन कौन से हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उनके पीछे क्या कारण है कि उस पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। एक अच्छे कटिंग टूल मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोग ये कह सकते हैं, ये इस पे बात कर सकते हैं कि देखिए, सिंस द मशीनिंग ऑपरेशन इज बेसिकली अ डिफॉर्मेशन प्रोसेस। मशीनिंग क्या है? एक डिफॉर्मेशन प्रोसेस है। उसमें मटेरियल आप रिमूव करते हैं ऑफ द वर्क मटेरियल। मशीनिंग इज बेसिकली अ डिफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ वर्क मटेरियल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स बाय द कटिंग टूल। क्या कर रहे हैं आप? फोर्स लगा रहे हैं किसके द्वारा? एक कटिंग टूल के द्वारा। द स्टेबिलिटी ऑफ द ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ द टूल इज अ की फैक्टर। मतलब वो जो टूल आप यूज कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर टूल ही आपका ब्लंट कर गया, टूल का शेप ही डिस्टॉर्ट हो गया, तो आप मशीनिंग कहाँ कर पाएंगे? कहाँ आप मटेरियल रिमूव कर पाएंगे? उसमें फिर बाधाएं आएंगी, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। हम टूल फेल्योर के ऊपर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। वैसे टूल फेल्योर के ऊपर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जैसे कब हम कहेंगे टूल फेल कर गया? व्हेन अ कटिंग टूल इज अनेबल टू कट कंज्यूमिंग रीजनेबल एनर्जी एंड कैनॉट प्रोड्यूस एन एक्सेप्टेबल फिनिश, इट इज कंसिडर्ड टू हैव फेल्ड। मतलब एक टूल को हम कब फेल मानते हैं? जब वो प्रॉपरली कट ना करे, अनेबल टू कट मतलब वो कट ना करे, रीजनेबल एनर्जी कंज्यूम करे, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करे, और उस डिग्री की फिनिशिंग ना दे जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो, तो हम कहेंगे कि टूल फेल कर गया। तो अब बात ये आती है कि फिर टूल मटेरियल हम किस तरीके का सिलेक्ट करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि टूल मटेरियल मशीनिंग के दौरान आसानी से टूल डिस्टॉर्ट ना हो, वो अपना फॉर्म ना चेंज करे, तो हम कहेंगे ये टूल मटेरियल ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि मशीनिंग ऑपरेशन इज बेसिकली अ डिफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द वर्क मटेरियल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स बाय द कटिंग टूल। द स्टेबिलिटी ऑफ द ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ द टूल इज अ की फैक्टर। उस टूल की स्टेबिलिटी, उसकी ज्योमेट्री की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर टूल की स्टेबिलिटी डिस्टॉर्ट की गई, उसकी शेप चेंज हुआ, उसका रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, सब में फर्क आया, तो कहीं ना कहीं मशीनिंग को वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं, द कटिंग टूल मस्ट प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू एनी टेंडेंसी ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्रिक शेप। कहने का मतलब यह है कि एक टूल के अंदर क्या होना चाहिए? द कटिंग टूल मस्ट प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू एनी टेंडेंसी ऑफ अल्ट्रेशन। किसी तरीके के अल्ट्रेशन, किसी तरीके के शेप के चेंज, उसके ज्योमेट्रिक शेप के चेंज का वो मैक्सिमम विरोध करना चाहिए टूल को। क्यों? क्योंकि अगर वो मैक्सिमम विरोध करेगा तभी ऑब्वियस सी बात है कि उसमें उसके ज्योमेट्रिक फॉर्म में चेंज नहीं आएगा, जिससे कि वो अल्टर नहीं होगा और प्रॉपर मशीनिंग करेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया? द कटिंग टूल मस्ट प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू एनी टेंडेंसी ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्रिक शेप। टू अचीव दिस द कटिंग टूल मटेरियल मस्ट बी प्रॉपरली सेलेक्टेड। The cutting tool must provide maximum resistance to any tendency of alteration of its geometric shape. To achieve this, the cutting tool material must be properly selected. अगर एक प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन आप कर ले रहे हैं तो उसका जो ज्योमेट्रिक शेप है वो आसानी से चेंज नहीं होगा और वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस चेंज के होने पर। ठीक है, तो एक कटिंग टूल की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कटिंग टूल मटेरियल, एक अच्छे कटिंग टूल मटेरियल के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रेजिस्ट करे,
उसका विरोध करे कि उसके शेप को आसानी से चेंज ना किया जा सके, उसके ज्योमेट्रिक शेप को आसानी से चेंज ना किया जा सके। ठीक है, तो एक अच्छे कटिंग टूल के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर उसका शेप चेंज हो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस तरीके की मशीनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके एंगल्स बदल जाएंगे, उसके क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल और डिफरेंट एंगल्स उसके चेंज होंगे। साथ ही साथ उसके कटिंग एज डिटोरिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नहीं चाहेंगे कि हम जिस कटिंग टूल का इस्तेमाल मटेरियल रिमूव करने के लिए करते हैं उसके अंदर खुद चेंज आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम उस कटिंग टूल से क्या कर रहे हैं, वर्कपीस मटेरियल के शेप को चेंज कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा टूल का शेप ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एक अच्छे टूल मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो क्या लिखा गया, द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल टूल मटेरियल कैन बी, क्या होना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल इट शुड मेंटेन इट्स हार्डनेस विच इज एप्रिसिएबली हायर देन दैट ऑफ द वर्क एट द एलिवेटेड टेम्परेचर। अब ये टर्म इस्तेमाल किया गया एलिवेटेड टेम्परेचर। ऐसा क्यों कहा गया एलिवेटेड टेम्परेचर? इसके पीछे रीजन ये है कि भाई कहा गया कि टूल की हार्डनेस हमेशा वर्कपीस से ज्यादा होनी चाहिए एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर क्यों कहा गया? एलिवेटेड टेम्परेचर इसलिए कहा गया क्योंकि मशीनिंग के दौरान आप ये देखते हैं कि आपका वर्कपीस की भी स्ट्रेंथ चेंज होती है, उसकी हार्डनेस मशीनिंग के दौरान बदलती रहती है, और आपके टूल की भी स्ट्रेंथ बदलती रहती है ना। कहने का मतलब यह है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, चूंकि आप मशीनिंग करते हैं तो मशीनिंग के दौरान ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर वहां बढ़ता है। तब जब टेम्परेचर बढ़ता है उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, टूल मटेरियल की भी प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा और वर्कपीस के मटेरियल की प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा। जैसा कि हीट ट्रीटमेंट वगैरह में देखते हैं आप कि टेम्परेचर बढ़ाने से हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं। तो हार्डनेस के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर वर्कपीस की हार्डनेस पे भी फर्क पड़ता है और टूल के हार्डनेस पे भी फर्क पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि टूल मस्ट बी हार्डर देन द वर्कपीस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बढ़े और आपका वर्कपीस का मटेरियल ऐसा हो कि हार्डर हो जाए और टूल के मटेरियल में उतनी हार्डनेस ना आए। तो क्या होगा, वो शुरू में तो आपको लगेगा कि भाई वर्कपीस हमारा सॉफ्ट है टूल से, लेकिन मशीनिंग के दौरान ये चीज बदल जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए ये चीज कहा गया कि एज फार एज पॉसिबल इट should maintain its hardness. As far as possible, it should maintain its hardness, which is appreciably higher than that of the work at the elevated temperature. मतलब टूल की हार्डनेस appreciably हाई होना चाहिए at elevated temperature. First point ये। Second point क्या है? It should be tough enough to withstand shock. मशीनिंग के दौरान इट शुड बी टफ इनफ टू विदस्टैंड शॉक। मशीनिंग के दौरान आप ये देखते हैं कि भाई वेरियस शॉक अराइज होता है, अचानक टूल के ऊपर एक जर्क फील होता है। क्यों ही? क्योंकि वो इनर्शिया के कारण बेसिकली ये होता है। आपका टूल ये नहीं चाहता है कि वो किसी रेजिस्टेंस को कांटेक्ट में आने दे। तो मशीनिंग के दौरान क्या होता है भाई, वर्कपीस अब मान लिया लेथ के ऊपर बात कर लें तो आप देखते हैं कि भाई वर्कपीस रोटेट कर रहा है और टूल उसके कांटेक्ट में लाएंगे। तो टूल उसके कांटेक्ट में जब आप लाएंगे तो आप ये देखते हैं कि मटेरियल जो है
क्या कहते हैं, जैसे ही कांटेक्ट में आता है वैसे ही वो उसका विरोध करेगा उस मूवमेंट का। तो ये बेसिकली इनर्शिया के कारण ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इनर्शिया के कारण आपका इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब फिर और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इट शुड प्रोवाइड large resistance to the wearing action so that excessive wear does not occur। कहने का मतलब यह है कि जो आपका टूल का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा वियर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर जैसा कि आपने देखा कि फ्लाइंग वियर टूल के अंदर और क्रैटर वियर टूल, पिछले वीडियो में हम बात किया कि फ्लाइंग वियर और क्रैटर वियर अकर कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फ्लाइंग वियर और क्रैटर वियर अगर कर रहा है, तो अगर आपका वियरिंग हो रहा है टूल के अंदर ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ज्योमेट्रिक शेप में बदलाव आएगा और तब आप प्रॉपर उससे मशीनिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लार्ज रेजिस्टेंस टू द वियरिंग एक्शन सो दैट एक्सेसिव वियर डज नॉट अकर, ज़्यादा वियर अकर ना करे, इसलिए लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए एक्सेसिव वियर के खिलाफ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वर्क एंड टूल शुड बी लो। नेक्स्ट पॉइंट है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वर्क एंड टूल शुड बी लो। फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है रबिंग एक्शन का इफेक्ट नहीं होगा उतना, और टेम्परेचर आपका उतना राइज नहीं करेगा, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई टेम्परेचर बढ़ने के साथ टूल का, भाई टूल फेलियर को जो हम पढ़ रहे थे, तो वो तब भी तो ये बात किए थे कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर ज़्यादा अगर अकर करता है तो टेम्परेचर के साथ अगर मतलब उसकी प्रॉपर्टी, टूल मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसी है कि मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वो झेल ना पाए, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता था वहाँ पे। तो इस तरीके की फेलियर को भी मिनिमाइज करता है। तो क्या कहा गया कि the coefficient of friction the coefficient of friction between the work and the tool should be low। तो फ्रिक्शन, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो वो टेम्परेचर कम राइज करेगा, जिससे कि आपके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या टूल फेलियर के चांसेस को मिनिमाइज कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए प्रॉपर्टी में। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हीट जनरेट हो रही है, मान लिया मशीनिंग के दौरान आप देख रहे हैं हीट जनरेट हो रही है, उस हीट जनरेशन के टाइम पे उस हीट को वहां पे एक्यूमुलेट ना होने देना, आसानी से उस हीट को डिसिपिएट करना, ये चीज आपको मिलेगा थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तब। तो आप क्या चाहेंगे कि जो हीट आपकी जनरेट हो रही हो, पहले तो हम ये चाहेंगे कि हीट फ्रिक्शन मिनिमाइज करें जिससे कि वहां पे ज्यादा हीट जनरेट ना हो। फिर अगर मान लिया ऑब्वियस सी बात है मशीनिंग करेंगे तो वो हीट जनरेट होगा, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन एकदम खत्म नहीं कर पाएंगे। अब हीट जनरेट हो रहा है, तो हीट जब जनरेट हो रहा है तो आप ये चाहेंगे कि जो हीट जनरेट हो रहा है उसको हम आसानी से डिसिपिएट करें, उसको एक्यूमुलेट ना करें। क्यों? क्योंकि अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो फिर वही हीट ट्रीटमेंट वाला फंडा आ जाएगी, भाई ज़्यादा टेम्परेचर एक जगह एक्यूमुलेट हुआ, ज़्यादा हीट एक्यूमुलेट हुआ, तो उससे क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बदलने का वो प्रयास करेगा। ठीक है, और दूसरा साथ साथ आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आकर कर रही थी टूल फेलियर के केस में हम लोग बात किए थे, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है अगर थर्मल कंडक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने से क्या होगा, मतलब आसानी से कंडक्ट कर देगा, जो हीट जो जनरेट होगा उस हीट को डिसिपिएट कर देगा इजिली। तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो क्या क्या हमने बात किया? हमने बात किया कि हार्डनेस जो है टूल का ज्यादा होना चाहिए वर्कपीस से एट एलिवेटेड टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था टूल टफ होना चाहिए जिससे कि वो शॉक को विदस्टैंड कर सके, थर्ड पॉइंट था
वियरिंग के अगेंस्ट लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए टूल के अंदर, जिससे कि एक्सेसिव वियर ना करे। फोर्थ पॉइंट था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टूल और वर्कपीस के बीच में कम होना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर का भी एक रीजन है कि टेम्परेचर ज्यादा ना वहां पे राइज करे, और दूसरा भी अगर फ्रिक्शन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं सरफेस को भी डिटोरिएट करेगा, तो सरफेस की क्वालिटी को भी इफेक्ट करेगा। तो भी हम चाहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन कम हम चाहेंगे। फिफ्थ पॉइंट था आपका थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो। कंडक्टिविटी ज्यादा होने करने क्या मतलब था, कंडक्टिविटी बढ़ाने का ये मतलब था कि आसानी से हीट को डिसिपिएट कर सके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं कि कॉमन कटिंग टूल मटेरियल्स, जो कटिंग टूल मटेरियल आप यूज करेंगे उनमें कौन कौन से कटिंग टूल मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। तो कटिंग टूल मटेरियल में आपके हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, सीमेंटेड कार्बाइड हो गया और सेरेमिक हो गया। इन तरीके की कटिंग टूल मटेरियल का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्राइंडिंग, जैसे ये तो हो गया लेथ वगैरह पे आप यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग टूल मटेरियल। अच्छा, ये जो भी बात हमने कहा कि भाई हार्डनेस वाला फैक्टर, ये सब चीजें हार्ड ज्यादा होना चाहिए टूल का वर्क पीस से, तो ये तो कन्वेंशनल में ठीक है। अनकन्वेंशनल में कहीं कहीं जरूरत हमको पड़ती ही नहीं है कि टूल का के हार्डनेस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब हम अनकन्वेंशनल वाले पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है।